सोमवार का दिन था। बाहर काफी तेज ठंड पड़ रही थी और हल्की फुल्की बर्फ भी पड़ रही थी। उसी गांव में रामपाल नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके घर उसका पोता छुट्टियां बिताने के लिए आया था। रोहन बेटे, चलो सो जाओ। नहीं माँ, मैं आपके लग नहीं सोऊंगा। मैं नाना के लग जा रहा हूँ सोने। रोहन अपने नाना के पास जाता है। नाना जी, मैं आपके लग सोऊंगा। नहीं बेटे, तुम जाओ अपने माँ के पास, सो जाओ। नहीं नाना जी, मैं आपके लग ही सोऊंगा। रोहन के बार बार कहने पर रामपाल मान जाता है। ठीक है मेरे पोते, तुम आज मेरे ही लग सो जाओ। नाना जी, आप एक दरवानी कहानी सुनाइए ना। नहीं रोहन, तुम आराम से सो जाओ। नहीं नाना जी, जब तक आप मुझे कहानी नहीं सुनाओ तब तक मैं नहीं सोऊंगा। रोहन के बार बार कहने पर रामपाल मान जाता है। ठीक है बेटे, मैं तुमको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मेरे बचपन में घटी थी। हाँ नाना जी, आप मुझे वही कहानी सुनाइए। सुनो रोहन, जब मैं करीब 16 साल का था तब मेरे साथ ये घटना घटी थी। एक दिन में जब मैं पीपल के पेड़ के पास बैठा था, तभी रामू काका और राजू चाचा आते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी राजू कहता है, रामू काका, आपकी बैलगाड़ी खाली है? हाँ राजू, मेरी बैलगाड़ी खाली है। काफी दिन हो गए हैं, कहीं घूमने नहीं गए हैं? तुम सही कह रहे हो राजू। शायद कल शहर में मेला लगने वाला है, क्यों ना हम भी चले? हाँ, मैंने भी सुना है कि शहर में मेला लगने वाला है। चाचा जी, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। नहीं रामपाल बेटे, तुम अगले साल चले जाना। नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। मेरे पास 20 रुपया भी है। मैं आप लोगों को चाय पिलाऊंगा, लेकिन अपने साथ मुझे भी ले चलिए राजू चाचा। ठीक है रामपाल बेटे, तुम भी मेरे साथ चलोगे? आज शाम को ही निकलना है। सब लोग तैयार होकर मेरे घर आ जाना। ठीक है रामू काका। जब शाम होता है तब राजू और रामपाल दोनों लोग रामू के घर आते हैं। तुम लोग इतना लेट क्यों कर दिए? मैं तुम लोगों का कब से इंतजार कर रहा हूँ। चलो सब लोग अपना अपना सामान बैलगाड़ी में रख लो और तुम लोग भी बैलगाड़ी में आराम से बैठ जाओ। राजू और रामपाल आराम से बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और रामू अपनी बैलगाड़ी लेकर रवाना हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जब कभी घर से बाहर निकले तो एक चम्मच दही खा लेनी चाहिए, जिससे आप पर कोई संकट नहीं आएगा। चलते चलते वह लोग शहर में पहुंच गए, लेकिन कुछ देर चलने पर उन्हें एक पुलिस मिलता है। रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? रामू बैलगाड़ी से उतरकर पुलिस के पास जाता है। साहब, मैं मेला देखने जा रहा हूँ पास के शहर में। नहीं जानते हो क्या, यह रास्ता बंद है क्योंकि आगे का पुल टूट चुका है। ठीक है साहब, मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ। रामू बैलगाड़ी को घुमाकर पीछे की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर चलने पर राजू कहता है, रामू काका, आप किस रास्ते से ले जा रहे हैं? कब्रिस्तान वाला रास्ता राजू, उस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कब्रिस्तान की बात सुनकर रामपाल काफी डर जाता है। हमें तो ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा है राजू चाचा। उन लोगों को डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। इसीलिए रामू अपनी बैलगाड़ी को तेज में भागने लगता है। तभी कुछ हलचल होता है। लगता है कोई पत्थर था। नहीं रामू, हम लोगों को उतर कर देखना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वह तीनों लोग उतरकर उसको देखते हैं और देखकर तीनों काफी डर जाते हैं। ये तो काली बिल्ली है, लगता है कुछ संकट आने वाला है। ये सब अंधविश्वास है, इन चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता। हम लोगों को जल्दी सुबह पहुंचना है, यहाँ पर बहस मत करो। सब लोग जल्दी से बैलगाड़ी में बैठ जाओ। वह लोग बैलगाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं और कुछ ही दूर चले थे, तभी बिल्ली के चीखने की आवाज उन लोगों को सुनाई देने लगती है। शायद वह बिल्ली जिंदा थी, इसीलिए वह रो रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता रामू काका, क्योंकि हम सबने अपनी आंखों से देखा था कि
वो बिल्ली मर चुकी है और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून भी बह चुका था। तब वो बिल्ली कैसे जीवित हो सकती है? यह तीनों लोग ऐसे ही बातचीत करते हुए आगे चलते जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। सुनो तुम सब, जिसको हल्का होना है वह हल्का होकर वापस बैलगाड़ी में आ जाए। मुझे तो बहुत जोर की लगी थी। रामू काका, आपने सही वक्त पर बैलगाड़ी रोक दी। हाँ रामपाल बेटे, क्योंकि आगे अब यह बैलगाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि आगे कब्रिस्तान है। वह तीनों बैलगाड़ी से उतरकर पास के झाड़ियों में जाने लगते हैं और रामपाल पेड़ के पास जाता है और पहुंचकर जैसे पेशाब करने जाता है, तभी उसको एक औरत दिखाई देती है। रामपाल काफी डर जाता है और चुपके से राजू और रामपाल के पास जाता है। उस पेड़ के पीछे एक औरत बैठी है। रामपाल बेटे, मजाक नहीं करना चाहिए। नहीं रामू काका, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप चलकर खुद देख लें। वह तीनों उस पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ राजू चाचा, मैं उस औरत को सच में देखा, वह उसी जगह पर बैठी थी। तुम्हारा भरम है रामपाल, इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कोई क्या करने आएगा? हाँ राजू, तुम ठीक कह रहे हो। अब सब चलो बैलगाड़ी के पास, सुबह तक मेले में भी पहुंचना है। तीनों लोग बैलगाड़ी के पास जाते हैं और बैलगाड़ी पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। चलते चलते वह लोग कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। राजू चाचा, अभी मेला कितनी दूर और है? ज्यादा दूर नहीं रामपाल, सिर्फ यही रास्ता पार करने के बाद हम शहर में पहुंच जाएंगे। तभी अचानक से बैलगाड़ी रुक जाती है। रामपाल काफी डर जाता है। तभी रामपाल कहता है, अरे रामू काका, अचानक से बैलगाड़ी क्यों रोक दी? कहीं आपने कोई भूत तो नहीं देख लिए? नहीं रामपाल बेटे, आगे किसी बड़े जानवर का कंकाल है, हमें चलकर रास्ते से हटाना होगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। हाँ चलो, हम सब मिलकर जल्दी से उस कंकाल को हटाएं। वह तीनों लोग बैलगाड़ी से उतरकर पर जाते हैं। यह तो ताजा जानवर की हड्डी है, शायद यह जानवर फिलहाल में मारा होगा। इसको कोई ऐसा जानवर ने खाया है जो एक बूंद खून तक नहीं छोड़ा है। ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो ऐसा काम कर सकता हो? मुझे तो किसी भूत का काम लगता है। ज्यादा बकवास करने से अच्छा है इस कंकाल को पहले यहाँ से हटाया जाए। वह तीनों किसी तरह से उस कंकाल को हटाकर दूसरी तरफ कर देते हैं। अब चलो जल्दी से बैलगाड़ी के पास। लोग बैलगाड़ी के पास जाते हैं। कुछ देख लेते हैं कि उनकी सांसें अटक जाती है, क्योंकि उनका बैल गायब हो चुका था, जैसे कोई उनका बैल खा चुका हो। ये किसने किया राजू? आखिर कौन सा जानवर इन लोगों को खा गया? रामू काका, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर कोई शैतान है। रामू काका, वहाँ देखिए, उस बैलगाड़ी के पास लगता है कोई है। रामपाल, तू सच कह रहा है। लगता है वह कोई आदमी नहीं बल्कि कोई शैतान है जो हम लोगों को मारकर खाएगा। वह लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चले ही थे, तभी उनको किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह तीनों वहीं रुक जाते हैं। लगता है वह शैतान किसी औरत को भी पकड़ लिया है। हमें उसे बचना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। रामू काका और राजू चाचा, आप लोग अपने प्राण को पहले बचाओ। वह दोनों रामपाल की बात नहीं मानते हैं और बचाने चले जाते हैं, लेकिन रामपाल नहीं जाता है।
वे रही औरत, जल्दी चलो उसके पास। बहन जी, जल्दी से हम लोगों के साथ चलिए, नहीं तो वह शैतान फिर से आ जाएगा। तभी वह खड़ी हो जाती है और बिना बोले उनके साथ जाने लगती है। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि वह एक आदमखोर चुड़ैल है। इधर रामपाल डरकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और सुबह भी होने वाला था। तभी रामपाल पीछे देखता है, उसके सामने वही चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। रामपाल उसको देखकर वही बेहोश हो जाता है। तब एक आदमी उसके पास जाता है और जगाने की कोशिश करता है। बचाओ, मुझे बचाओ। तुम ठीक हो, अब मत डरो। तुम कौन हो? मेरा नाम विशाल है। तुम मेरे खेत में बेहोश पड़े थे, इसलिए तुमको देखा तो तुम्हारे लग चला आया। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आए? मेरे काका और राजू चाचा किधर है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। रामपाल विशाल को सारी बात बताता है। अच्छा, ये बात है, उस रास्ते से कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक औरत की आत्मा रात को भटकती है। आज भी मुझे वह दिन याद है जब उसको जिंदा जला दिए थे। तभी रामू भागते हुए आता है। क्या हुआ रामू काका? तू सच कह रहा था रामपाल। वह कोई औरत नहीं बल्कि आदमखोर औरत थी जो राजू को खा गई। मैं किसी तरह वहां से भागने लगा, तभी अचानक से वह औरत आगे ही आकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। तभी सुबह हो गया और वह आदमखोर औरत गायब हो गई और मैं वहां से भागने लगा। बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोग बच गए, नहीं तो वह औरत किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। तुम लोग चलो मेरे घर, थोड़ा आराम करके अपने घर चले जाना। रामपाल और रामू काका विशाल के साथ जाने लगते हैं। रामपाल को अभी भी वह बात उसके मन में गूंज रही थी कि आखिर उसको जिंदा क्यों जलाएं। वह लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। रामपाल खाट पर बैठ जाता है और रामू भी। विशाल, आखिर उस औरत को जिंदा क्यों जला दिए थे? एक दिन एक ब्राह्मण का परिवार इस गांव में रहने के लिए आए थे। कुछ महीने बीतने के बाद इस गांव के बच्चे गायब होने लगे। एक दिन रात को एक औरत कम करके लौट रही थी। तभी ब्राह्मण के घर में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह औरत देखती है कि वह एक बच्चे का सर काटकर उसका खून अपने पत्नी को पिलाता है। वह औरत काफी डर जाती है और सरपंच को बुलाती है। सरपंच सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है। जब ब्राह्मण का परिवार सो जाता है, तब सब लोग उसके घर को जला देते हैं और वह तीनों जलकर मार जाते हैं। बातचीत करते करते शाम हो जाती है। तभी उन लोगों के सामने। अब सो जाओ रोहन, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।